है। इस चर्चा को इसलिए मायने ज्यादा रखा जा रहा है क्योंकि एडवाइजरी जारी कर रहा था, अब ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और ईरान जाने वाले भारतीयों को कहा है कि कुछ दिन रुक कर जाइएगा। इसके मायने क्या हैं? इसका मतलब यह है कि क्या भारत यह मानने को तैयार हो गया है कि आने वाले समय में ईरान पर भी इजरायली हमले होने वाले हैं? क्या यह मान लिया जाए कि जिस तरह से अभी तक इजराइल पर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पहले हमने अपने लोगों को बता दिया था, ऐसे ही क्या अब ईरान में होने वाले हमलों से पहले हमने बता दिया है? सारी बातें आज के सेशन के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आज इजराइल पर हमने सुबह एक सेशन किया था, जब बताया था कि ईरान से लगभग 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइलें आकर के गिरी थी कल रात को। इसके ऊपर हमने आज सुबह ही एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि लगभग 180-81 के आसपास जो मिसाइलें हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर आकर गिरी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी। आज की अपडेट, अभी की अपडेट यह है कि इजराइल ईरान के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर टारगेट कर सकता है। ईरान एक बड़ा देश है, मतलब अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो इसका क्षेत्रफल इजराइल से कई गुना बड़ा है। इजराइल में अगर टारगेट करना है तो उसकी जगह कुछ चुनिंदा जगह हैं, चाहे यहां की राजधानी हो या फिर उसके एयर बेसेस हो, उनको अगर टारगेट किया जाए तो इजराइल का क्षेत्रफल बहुत कम है। इजराइल की तुलना में ईरान का वृहद क्षेत्रफल है। अगर इसको टारगेट किया जाए तो कहां टारगेट किया जाए? तेहरान जो इनकी राजधानी है उसे टारगेट किया जाए, या फिर जो इनकी ताकत है तेल उसको टारगेट किया जाए, या फिर इनकी ताकत के साथ साथ जो ये आजकल मिसाइलें यूज कर रही हैं उनके बेसिस को टारगेट किया जाए। ऐसे में मीडिया कवरेज चल रहा है कि इजराइल इनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है, क्योंकि दुनिया में ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जिसको ये यूज करता है। ऐसे में अगर आज के कुछ लोग जो है वो वॉइस प्रॉब्लम लिख करके अपना ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं लाइव सेशंस में, बढ़िया है, कम से कम आप ये बात जांच लेते हैं कि सर हमारे कमेंट्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बस ये आपका तरीका बेकार है। खैर कोई बात नहीं, अटेंशन खींचने की कुछ लोगों में गंदी आदत होती है, उसी तरह की आदतों को आगे बढ़ाते हैं। संभवतः ईरान भी यही कर रहा था, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में चल रही दिक्कत का अब मिसाइल खुद अपनी तरफ लेने वाला है। ऐसे में यहां पर खबर बनती है कि इजराइल में टारगेट ईरान ऑयल रिफाइनरी, साथ ही साथ इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि मिसाइल अटैक का उन्हें कीमत चुकाना होगा। इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान को कीमत चुकानी होगी जो उन्होंने हमारे ऊपर हमले किए हैं। इंडियन एम्बेसी ने साफ एडवाइजरी जारी कर दी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री का भी बयान आ चुका है कि अगर भारत से कहा गया कि मध्यस्थता करिए तो चर्चा करेंगे। अब शुरू से आपको जानकारी सुबह से देना शुरू करते हैं कि एक बड़ा सवाल निकलकर आज सुबह चर्चा में आया था, और वो ये था कि सर जिस तरह से यहां पर मिसाइलें आकर गिर रही थी, जिस तरह से मिसाइलें ना केवल गिर रही थी बल्कि वो टारगेट हिट कर रही थी, मतलब आप देखें तो ये जमीन पर आकर गिर रही थी, तो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में उठने लगा, और वो ये था कि अगर मिसाइलें इजराइल पर आकर गिरी हैं, इसका मतलब इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। दो बड़े सवाल बने, ऐसा ईरान वालों ने क्या चला दिया जो इनके द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ? देखो एक चीज यहां पर जानना जरूरी है, और वो ये कि इजराइल के ऊपर हमले हुए, हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो कहा गया कि मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट किया, उसको तो इनके डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन इनके एयर बेसेस, जो इनके एडवांस मिलिट्री बेसेस हैं, उनको भी टारगेट किया गया, उनके ऊपर जाकर ये गोले फटे हैं, वीडियो इसके गवाह हैं। भले ही इजराइल अपनी तरफ से यह कह रहा हो या अमेरिका यह कह रहा हो कि हमने सारे मिसाइल हमने न्यूट्रलाइज कर दिए, लेकिन सही मायने में ये जो तस्वीरें आग उगलती हुई दिख रही हैं, ये इस बात को बयान करती हैं कि धरती टच कर गई, यानी इजराइल की धरा पर आकर गोला गिरा और वो आकर फटा। आपको याद होगा तो 17 सितंबर के दिन हमने एक सेशन और किया था, अगर ध्यान हो तो याद करिएगा। यमन की तरफ से भी मिसाइल चलाई गई थी जो 1700 किलोमीटर, वैसे उसकी रेंज 2010 किलोमीटर है, 1770 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करके रेड सी से होते हुए इजराइल के ऊपर जाकर गिरी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लोग यमन से हूती निकालकर अपनी मिसाइल को चला दे रहे हैं और वो इजराइल की जमीन पर गिरती है और वहां आग लगती हुई दिखती है। इधर से ईरान वाले मिसाइल चला रहे हैं और वो इजराइल की जमीन पर गिरती हुई आग लगाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में जब हिजबुल्लाह का अटैक हो रहा था तब तो इजराइल बहुत आसानी से डिफेंस देख रहा था, लेकिन जब इतना दूर से मिसाइल आ रही है तो ये अपना डिफेंस सिस्टम फेल क्यों पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां से दो बहुत बेसिक से सवाल आंसर दो बेसिक से डाउट निकल कर आते हैं जिनका जवाब भी इसी में है। देखिए ध्यान से समझिए। इजराइल ने जब जस्ट बॉर्डर पर लगे हुए देशों की मिसाइल देखी, चाहे लेबनान जो उत्तर में है वहां से या फिर गाजा जो इसके दक्षिण पश्चिम में है वहां से, इनसे जब मिसाइल चलकर आती हैं तो वो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं, कम दूरी से आने वाली मिसाइल होती हैं। कम दूरी से जो मिसाइल आती हैं उनका डिफेंस देने के लिए इनके पास आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम दुनिया में बेहतरीन सिस्टम माना गया है जो शॉर्ट रेंज से आने वाली मिसाइलों को हवा में मार देता है। लेकिन ये जो इतना दूर से मिसाइलें आती हैं ये बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जिनका जो पाथ है चलने का वो परवलयाकार है। देखिए मिसाइल चलने के दो रास्ते होते हैं, एक सतह के समानांतर चलती है जिसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है, और एक सतह से यूं घूमकर ऊपर से नीचे आती है। ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि इजराइल का जो बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव करने वाला सिस्टम है, शॉर्ट रेंज मिसाइल को तो वो वैसे ही निपटा दे रहे हैं, सामने से गोली आ रही है, इधर से तीर कमान से चल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, उसको मिटा दे रहे हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हाइट से ऊपर से आ रही हैं उन्हें इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, नंबर एक। और अगर कोई यह कहे कि भाई जो शॉर्ट रेंज से आ रही हैं वो भी तो हवा में से आ रही हैं, और जो इतना दूर से आ रही हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल वो भी हवा से आ रही हैं, तो फिर
फिर आयरन डोम उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहा? तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है और वो ये है कि असल में हूतियों ने जो मिसाइल चलाई थी 1700 किलोमीटर मात्र 11 मिनट में ट्रेवल कर गई थी। सिमिलरली इन्होंने भी जो मिसाइल चलाई है वो 2000 के आसपास का किलोमीटर वही 10 से 11 किलोमीटर 10 से 11 मिनट के अंदर पहुंच गई। दोनों जगह इतना कम समय में ट्रेवल करना, आप इससे अंदाजा लगाइए 2000 किलोमीटर का ट्रेवल मात्र 10 मिनट के अंदर। मतलब आज इंडिया से अगर कोई दुबई जाता है जिसकी दूरी मुश्किल से 800-900 किलोमीटर होगी, 1000 भी पकड़ो तो फ्लाइट 4 घंटे ले लेती है। ऐसे में यहां से आप 10 मिनट में उससे 3 गुना टाइम ट्रेवल करा दे रहे हो। इसका मतलब स्पीड गजब की रही है और वो गजब की जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर जब यमन से हूतियों द्वारा चलाई गई हाइपरसोनिक थी, इजराइल उसे भी नहीं रोक पाया था। और जब यहां से चलाई गई मिसाइल है, इजराइल इन्हें भी रोकने में नाकामयाब हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयरन डोम के अलावा इनके पास और कोई सिस्टम ऐसा है जो आयरन डोम तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन बैलिस्टिक के लिए इन्होंने कोई और सिस्टम रखा है जो इतना एक्यूरेट काम नहीं कर रहा है जितना आयरन डोम करता है। इनकी आदत में लंबी दूर की मिसाइलों को झेलने की आदत थी नहीं, अब चलना शुरू हुई है यमन से और ईरान से। यही पक्ष इनका इन दिनों उजागर हुआ है। आप देखें ये तस्वीरें हैं जो इजराइल के लोग बाहर लेके शरण पाते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर ये जो मिसाइलें जानकारी निकलकर आई कि कौन सी मिसाइल ईरान वालों ने चलाई, तो आंसर निकलकर आया कि इनके पास एक फतह नाम की मिसाइल है और फतह का एक अपडेटेड वर्जन है फतह 2, वो इन लोगों के द्वारा चलाया गया है। दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 13 गुना अधिक बताई गई है। आवाज की जो गति है उससे 13 गुना अधिक, और ये 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है फतह। ऐसे ही फतह 2 इसका अपडेटेड वर्जन है जो 1000 किलो तक का मसाला वार हेड के रूप में ले जाके चल सकता है। यही खाली खोखे हैं जो गिरे हुए पाए गए थे, ये यहां पर माल मसाला भरकर लेकर उड़ता है। ऐसे ये दूसरा जो है ये फतह 2 है। जब इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था तो ये कहा था कि 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन ये फतह 1 और फतह 2 ही मार करते हुए पाई गई हैं। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फतह 2 का अगर आप शेप देखें आगे से, देखो जनरली जब मिसाइल आप देखते हैं तो सामने से इस प्रकार से नुकीली होती हैं, लेकिन अगर आप इसका शेप देखें तो ये कुछ अलग प्रकार की है। ऐसे लग रहा है जैसे मछली को डाइव करना हो। अगर आप इसका शेप देखें तो ये कुछ अलग प्रकार की है, आप इसको ऑब्जर्व करें। इस अलग प्रकार की शेप की कुछ विशेषताएं हैं, मैं अब आपको वो बताता हूं। असल में फतह 2 जो मिसाइल है इसके अंदर जो फ्यूल डलता है, सॉलिड और लिक्विड, वो तो ठीक है। इसमें एक फ्यूल यूज किया जा रहा है, उसका नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नाइट्रोजनस फ्यूल है, उसको यूज करा जा रहा है। उस हाइड्रोजन के कारण इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें डाल दी है जिसके चलते ये हवा में उड़ने के बाद भी अपनी स्पीड के अंदर वेरिएशन ला सकती है, एक्सेलरेशन ला सकती है। अब इसको ऐसे समझो, अगर कोई मिसाइल यहां से चलाई गई, एक बार में मान लो इसने 14 मैक की स्पीड ले ली, 10 मैक से ऊपर, 5 से ऊपर भी हाइपरसोनिक है, लेकिन इन्होंने अगर एक बार 10 से ऊपर, 5 से ऊपर स्पीड पर, 5 मैक से ऊपर आवाज की गति से 5 गुना अधिक, 10 गुना अधिक पर मिसाइल छोड़ दी, शुरुआत में जो स्पीड है वो, और अचानक हवा में पहुंचने पर इसमें डली हुई हाइड्रोजन के कारण इसकी स्पीड में वेरिएशन आ जा रहा है। मतलब अब इसके साथ दिक्कत क्या हो रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रहा है इजराइल का एरो सिस्टम, कि जब ये चल रहा है ना तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इधर से ये कैलकुलेशन लगा रहा है कि इसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये टारगेट के नजदीक पहुंचता है इसके अंदर एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब तेज स्पीड, ऊपर तक जा रही थी आराम से और धाड़ से नीचे आने के लिए निकल पड़ती है। दूसरा इस मिसाइल में फीचर क्या है, जैसे हवाई जहाज जब चलता है तो हवाई जहाज को आप टेढ़ा मेढ़ा करके पायलट चाहे तो मोड़ सकता है, जिसको मैनूवरिंग कहा जाता है। सैटेलाइट में एक फीचर पाया जाता है जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। कई बार सैटेलाइट से जब एस्टेरॉइड टकराने वाले होते हैं तो सैटेलाइट्स को भी मैनूवर करने के लिए उसमें फ्यूल भेजते हैं। इन्होंने इस मिसाइल में भी हाइड्रोजन के माध्यम से मैनूवरिंग का फीचर डाल दिया। मैनूवरिंग का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस मिसाइल पर कोई टारगेट कर रहा है, इसकी तरफ कोई हीटेड आर्टिकल अटैक करने आ रहा है, तो ये मैनूवर करके अपनी दिशा बदल सकता है। मतलब इस पर कोई लक्ष्य मारने आया, ये दिशा बदल करके दूसरी तरफ से निकल गया, सामने से आती हुई हीट को देखकर दिशा बदलकर साइड हो गया। इस दो कारगर के कारण, एक्सेलरेशन और मैनूवरिंग, इसके कारण ये जमीन पर जाकर के टच हुआ है। यह बात इजराइल को भी पता है और यही कारण है कि वहां पर बैठकें चल रही हैं इस बात को लेकर कि इन्होंने जो मिसाइलें यूज की हैं ये उन्नत किस्म की मिसाइलें हैं, साधारण मिसाइलें नहीं हैं। इन्होंने फतह 2 फायर पावर यूज की है, जिसके अंदर 5 मैक से ऊपर की तो स्पीड उन्होंने दुनिया को बताई थी। इसमें हाइड्रोजन नाम का फ्यूल था जो एक्सेलरेशन और मैनूवरिंग के लिए जाना जाता है एटमॉस्फेयर में पहुंचकर, यानी कि एक बार इन्होंने हवा में गति ले ली उसके बाद में ये परिवर्तन ला सकते हैं। यह बड़ी चीज थी। इजराइल के पास 3 तरह के डिफेंस सिस्टम है जिनसे वो अपनी हिफाजत करता है। जैसे हमारे पास S-400 है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है, ऐसे इजराइल के पास में शॉर्ट रेंज मिसाइलों से निपटने के लिए तो है इनका आयरन डोम, जिसने इनकी हमास और हिजबुल्लाह दोनों से खूब हिफाजत की। दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जिनका नाम आपने सबसे कम सुना है उसमें से एक नाम है एरो सिस्टम। इसका नाम कम क्यों सुना, क्योंकि इनके ऊपर इतना दूर से कभी हमला हुआ नहीं, ना तो यमन से हुआ ना ईरान से हुआ, अब होना शुरू हुआ है। यमन ने भी जब मिसाइल चलाई थी जिसको हमने फिलिस्तीन 2 नाम दिया था, असल में कहा जा रहा है, अल जजीरा के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि जो यमन के हूतियों ने 17 सितंबर को मिसाइल चलाई थी ना इन पे, वो भी असल में फतह मिसाइल ही थी। फतह मिसाइल जो इन्होंने चलाई है, यानी कि फतह टेस्टेड मिसाइल है जो इजराइल की भूमि को टच कर पा रही है, ठीक है ना। ऐसे में इनका जो एरो डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टमों से, यानी कि बैलिस्टिक आ रही मिसाइलों को काउंटर करने के लिए यूज
यूज किया जाता है उसकी कैपेबिलिटी पर डाउट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये आयरन डोम जैसा उन्नत नहीं है। ऐसे इनके पास एक डेविड स्लिंग और है जो छोटी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें, जैसे ये तो मीडियम रेंज की आ रही हैं, फतेह जैसी 1700 किलोमीटर वाली, 1400, 1500, 1000 वाली, लेकिन इसमें जो रेंज की मिसाइलें हैं जैसे 500, 700 किलोमीटर वाली जो मिसाइलें आती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, उनके लिए डेविड स्लिंग है। जैसे कल को मान लीजिए इनकी लड़ाई जॉर्डन से हो जाए या फिर वेस्ट बैंक से हो जाए, तो उस समय पर इनके लिए मिसाइलें जो है उसको कंट्रोल करने का यह सिस्टम है। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई। फिलहाल दो क्षेत्र बढ़ चुके हैं, दोनों अपने अपने तरीके से अपने हमलों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने ऊपर हुए इन हमलों का तो कुछ ना कुछ इलाज निकाल ही लेगा। जब वो पता कर चुका है कि हमारे ऊपर हमले कहां से हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हमला करके उन्हें वहीं से खत्म कर देगा, क्योंकि इसको भी अपनी ताकत के बारे में पता है। क्योंकि बार बार नेतन्याहू हो या फिर इनके प्रवक्ता हो, हर कोई एक ही बात बोलता हुआ पा रहा है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी को भी और कभी भी टारगेट कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी, मतलब दुनिया जब ये शब्द यूज कर रहे हैं तो ना तो चाइना सेफ है, ना रशिया सेफ है, ना अमेरिका सेफ है, सब लोग समझ लें। लेकिन फिलहाल ये धमकी ईरान को है कि हम कहीं पर कभी भी और कैसे भी हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ये इनके पास काबिलियत है और इसी कारण से इजराइल साफ कह रहा है कि हम उसकी कीमत वसूलेंगे। अब ये कीमत वसूलेंगे तो कैसे वसूलेंगे साहब, क्योंकि ईरान को कीमत चुकानी है तो चुकाएगा कैसे। अब इस समय सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक चीज जबरदस्त चल रही है। मैं ऐसे में आप लोगों को यही कहूंगा कि देखो, सेशन करने में तो हमें फिर भी समय लगता है, लेकिन अपडेट देते समय हम अपने ट्विटर हैंडल जो अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट के नाम से अकाउंट है, आप उसे फॉलो करके रख सकते हैं। कुछ अपडेट्स हम लोग वहीं पर आपको कंटिन्यूटी में देते रहते हैं। अगर संभव हो तो आप वहां पर हमारे साथ जुड़कर अपडेटेड रह सकते हैं ट्विटर के साथ में। अच्छा, ट्विटर पर ही एक न्यूज चल रही है इस समय, और वो क्या है कि साहब यहां पर इनका एक आइलैंड है जिसका नाम है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में। देखो एक बात समझो, ये जो पर्शियन गल्फ जिसको खाड़ी कहा जाता है फारस की, इस फारस की खाड़ी के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में सऊदी अरब है, साथ में यूएई और बहरीन, कतर, ये ओमान, ये सारे देश दक्षिण के अंदर हैं। उत्तर का हिस्सा ईरान के पास है और ईरान का जो अधिकतम तेल एक्सपोर्ट होता है वो इस खर्ग करके आइलैंड है। यहां पर ये खर्ग आइलैंड जो शायद आपको विजिबल ना हो रहा हो, खाड़ी के अंदर है और ये ईरान के कब्जे में है। यहां से तेल इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो बोले इस खर्ग आइलैंड की बारी है, ऐसा अब इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक चीज और समझिए, दुनिया में चाहे सऊदी का निकल कर तेल आ रहा हो, इराक का आ रहा हो, कुवैत, बहरीन, यूएई, कहीं से भी आ रहा हो, यह सारा तेल यहां से निकल करके यूं फारस की खाड़ी के मुंह पर स्थित है यहां एक स्ट्रेट, इसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के ही दुनिया में आता है। हमारी जरूरत का भी बहुत सा तेल इसी हॉर्मुज, अभी वर्तमान में 30% जो हमारा तेल है ना, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। अब ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो कि इस समय बहुत की पोजीशन पर है, इसका सीधा सीधा कंट्रोल जो है वो ईरान के पास है। यानी इसके एक तरफ ईरान बैठा हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत क्रिएट होती है तो इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान दुनिया को दिक्कत खड़ी करने के लिए हमले कर सकता है, जिससे दुनिया का तेल सप्लाई कट हो जाए और इजराइल पर प्रेशर क्रिएट किया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे यमन ने बाबे मंडल स्ट्रेट को टारगेट किया था, रेड सी को टारगेट किया था। ईरान इजराइल पर हमला करने के स्थान पर यहां पर जो अमेरिका के समर्थक देश हैं या अमेरिकी हित रखने वाली जो जगह हैं उनको टारगेट कर सकता है। दुनिया में अस्थिरता, ईरान इजराइल डायरेक्ट वॉर से नहीं आएगी, पर्शियन गल्फ में जिनके जो भी सामान हैं उन पर हमला करने से आएगी। यहां पर खर्ग आइलैंड को इजराइल टारगेट कर सकता है क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत वैल्यू रखता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यह वो जगह है पर्शियन गल्फ जहां से हम अरब सागर तक कनेक्ट होकर आते हैं। मतलब आने वाले समय में अगर इसने बदला लिया तो मुझे इन दोनों के बीच डायरेक्ट फाइट की जगह यह त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखता है। यह इधर से इसको मारेगा और यह इधर से इसको मारेगा। यह जब मारने निकलेगा तो दुनिया के और देश एक्टिवेट हो जाएंगे इजराइल को रोकने के लिए कि भाई रुक जाओ, दुनिया में अशांति ठीक थी लेकिन इस अशांति के चलते तेल महंगा हो गया और ना जाने कितनी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। रशिया यूक्रेन के चलते श्रीलंका, नेपाल जैसे देश तो पहले ही बर्बाद हो गए, सत्ताएं बदल गई। अब अगर यहां पर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया तो भाई भारत जैसी सरकारें हिल जाएंगी। ऑलरेडी इस युद्ध के शुरू होते ही तेल की कीमतों में 3% इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक इजराइल ने वॉर नहीं किया है, कल्पनाओं में ही कीमतें तेल की बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। 5% तक अनुमान है, आज शाम तक तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी कि भाई अगर यह हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ना तय है। ठीक है, एक और सोशल मीडिया पर मोसाद कमेंट्री चल रही है और वो ये कि ईरान के अंदर जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला पावर सेंटर है, पावर प्लांट है, जहां 2880 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, बस उसकी तस्वीर डाल करके बस इतना सा लिखा जा रहा है कि देखो ये ईरान का लार्जेस्ट पावर प्लांट है। उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा रहा है। मतलब ये नहीं लिखा जा रहा है कि इस पर हमला होगा या हम इसके बारे में सोच रहे हैं, बस इसका वीडियो डालकर दिखा दिया कि हमारे पास इसके सारे विजुअल हैं, पता है कि ये कहां है, तुम्हारी सारी बिजली कहां से बनती है, सब पता है। बस ये इजराइल की मोसाद ने डालकर दुनिया को मैसेज दे दिया है। एक तरफ खर्ग रीजन और दूसरी तरफ से ये पावर प्लांट, ये दिखाने का केवल इतना सा महत्व है कि हमें टारगेट पता है कि किसे करना है। ऐसे में ईरान क्या कर रहा है? ईरान अपनी तरफ से और तेज धमकी दे रहा है कि देखो अगर हम पर आपने हमला करने का प्रयास किया तो हम ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ युद्ध करने को तैयार हैं। ऐसा मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा है और कहा है कि दुनिया में जो भी लोग उसका सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं हम उसका बिल्कुल अच्छे से माकूल जवाब देंगे, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल एक अलग लेवल की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल कह रहा है, देखो मैंने कल एक सेशन किया था, कल नहीं परसों किया था,
नहीं कल ही किया था अपने इसमें अंकित इंस्पायर इंडिया पे किया था, उसे जरूर देखना। हमने एक सेशन में एक लाइन बताई थी कि हमास हो या हिजबुल्लाह, भारत किसी पर भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता। उसमें हमने एक कारण बताया था। कारण यह था कि हमास या हिजबुल्लाह दोनों ही यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आतंकी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। आतंकी डिक्लेयर ना करने के चलते उनको भारत कंडेम नहीं कर पाता, उनको हम लोग अपनी तरफ से विरोध नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसे में अब दूसरी तरफ आइए, क्या आज ही हो सकता है अपना वीडियो भी पहुंच ही गया हो कहीं ना कहीं घूमते फिरते, क्योंकि आप लोगों की रीच और आप लोगों के जो ट्वीट्स हैं वो इजराइल एम्बेसी तक बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। हम हालांकि इस बात की शेखी नहीं बगाड़ रहे, लेकिन आप इस पॉइंट को पढ़कर और मेरा कल वाला वीडियो देखकर, बस मैं तारीखों में तो हेरफेर नहीं करूंगा, आप एक बार के लिए 2 अक्टूबर यहां देख लो और कल का मेरा जाकर वीडियो देख लो 1 अक्टूबर का, जहां मैंने एक लाइन पर बहुत फोकस किया है और वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने इन दोनों को आतंकी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब आज का वीडियो, आज का इनका ट्वीट देख लो, क्या लिखा हुआ है यहां पर आप पढ़ करके देख सकते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा हुआ है कि साहब यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक भी इन्हें आतंकी डिक्लेयर नहीं किया है। किसको डिक्लेयर नहीं किया है? हां देखिए, हिजबुल्लाह एंड हमास। इधर देखो, द सेक्रेटरी जनरल हु गिव बैकिंग टू टेररिस्ट एंड रेपिस्ट मर्डरर फ्रॉम हमास, हिजबुल्लाह एंड हुतीज, नाउ ईरान द मदरशिप ऑफ global terror will be remembered as a stain on history on the UN. Israel will continue to defend. This is secretary who has denounced the massacre activity, Hamas murder around terror. हाँ ये देखो, एंड यहां पर एक लाइन पढ़कर देखो, सेक्रेटरी जनरल के ऊपर इन्होंने कमेंट करते हुए कहा है, इजराइल ने क्या कहा है कि सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने अभी तक जो हम पर 7 तारीख को हमला हुआ उस पर मुंह नहीं खोला है और ना ही नॉर हैज ही लेड एनी एफर्ट टू डिक्लेयर देम ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इस पॉइंट का अगर महत्व समझ गए हो तो कम से कम इसी बात पर अपने वीडियो को लाइक कर देना, साथियों से साझा कर देना कि कल हमने आपके सामने कितना बेहतर पॉइंट निकाल के बताया था। और चैनल पर नए हो तो बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर लेना, खर्चा नहीं लगता है। और डबल बार मत कर देना, नहीं तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। सुनो ध्यान से, फिर बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी नहीं बताया। इसका नुकसान क्या होता है? भारत जैसा देश कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि हम यूएन को मानते हैं। तो यहां पर साफ लिखा है कि एंटोनियो गुटेरस, अब आप इजराइल मत आ जाना, इधर देखो, वी हैव डिक्लेयर्ड टुडे, आई हैव डिक्लेयर्ड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस पर्सोना नॉन ग्रांटा इन इजराइल आर बैंड हिम फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। यानी कि जो एंटोनियो गुटेरस हैं, यूएन के जो चीफ हैं, गलती से इजराइल में मत आ जाना, हम आपको अपने यहां पर एंट्री नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपका होना इस पद की गरिमा को नीचे गिरा रहा है। आप वो व्यक्ति हैं, जब हम पर 7 अक्टूबर का हमला हुआ आप चुप रहे, हम पर ईरान ने हमला किया आप चुप रहे, और तो और हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आपने आतंकी करार नहीं दिया। ऐसे में आपकी एंट्री को ही हम बैन करते हैं। यानी यूएन चीफ अब इजराइल में एंट्री नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस बात की गहराई समझ में आ गई हो। और क्या हुआ? भारत ने ईरान के केस में अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कह दिया है कि भाई इंडियंस जो नेशनल हैं वो कृपया करके ईरान ना जाएं, क्योंकि ईरान में कुछ भी घटित हो सकता है। अभी ये बात तो हम नहीं लिख सकते ऑफिशियली, लेकिन इसका मतलब यह है कि ईरान इस समय हाई टेंशन जोन में है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं सुरक्षित रहें और टच में रहें। अब बड़ा सवाल यह है, अगर इजराइल ईरान पर अटैक कर देता है तो क्या संकट पैदा हो जाएगा? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3% तेल की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा देखा जा चुका है और 5% से ऊपर इजाफा देखा जाएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। मात्र 16 घंटे के अंदर अंदर 3% से ज्यादा ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। उल्टा होगा तो क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हम पर क्या असर पड़ेगा? हमारी तो पूरी की पूरी 85% जो उपयोगिता तेल जो है यूज का, वो इंपोर्ट ही किया जाता है। और ऐसे में इंपोर्टेड ऑयल अगर और महंगा हो गया तो हमारा हाल क्या होगा, इससे अंदाजा लगा लीजिए। ऑयल इंपोर्टर जो कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक्स पूरी तरह बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से दुनिया भर के देशों को तेल के लिए निर्भरता रशिया जैसे देशों पर करनी पड़ेगी। रशिया उस पैसे से यूक्रेन की हालत खराब करेगा। यानी पूरी की पूरी दिक्कतें जो हैं वो सर्कल में घूमना शुरू होंगी, क्योंकि ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं जिसको ओपेक कहा जाता है उसका मेंबर है। इसका मतलब ये आने वाला समय बहुत ज्यादा क्लिष्ट होने वाला है। इस समय बीच में भारत के विदेश मंत्री का बयान आता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई पूछता है कि मध्यस्थता की जाए तो बोले अगर ऐसा कुछ होता है तो बात की जाएगी। फिलहाल के लिए इंडिया ऐसे मैटर पर यही कहना चाहेगा कि जब इजराइल पर हमला हुआ तो हमने उसे आतंकी हमला करार दिया था और आतंक की दुनिया में कोई जगह नहीं है। बार बार हम यही बात कहते आए हैं। लेकिन हां, जब ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस होते हैं, जो हमने कल के सेशन में आपको किया है, आप उस बात को आज सुन सकते हैं। जयशंकर साहब ने भी वही बातें यहां पर स्पष्ट रूप से अपने इंटरव्यू में कही हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो तो साथियों से जरूर साझा